लिबरल डेमोक्रेसी, इसमें कुछ चीजें हम लोगों ने समझ भी ली थी, है ना। कुछ चीजें हमने समझी थी। क्या समझा था कि कैपिटलिज्म क्या होता है, पूंजीवाद, पूंजीवाद के बारे में समझा था ना। ये दुनिया कैसी है, पूंजीवादी दुनिया है। ये कौन सा युग है, मैंने बात की थी कि दो रास्ते हैं, एक स्वतंत्रता वाला, एक समानता वाला। ठीक है, आप कौन से रास्ते पे चलोगे, आप कैसा सिस्टम बनाना चाहोगे जहां लोगों को फ्रीडम मिले खूब सारी, जहां फ्रीडम से ज्यादा इक्वलिटी पे फोकस हो। हाँ, शुरू शुरू में तो समानता ही अच्छी लगती है, ठीक है, इसीलिए हर व्यक्ति के जीवन का फेज होता है और अभी आपको समानता अच्छी लगनी भी चाहिए। जैसे कार्ल मार्क्स की ही बात करेंगे ना, तो कार्ल मार्क्स की भी लाइफ में युवा मार्क्स के विचार अलग हैं, बाद में जब मार्क्स और ज्यादा बड़ा होता है उसके विचार बदल जाते हैं। पहले शुरुआत में बड़े रेडिकल होते हैं। तो जीवन में जब बच्चे पढ़ते हैं ना, जैसे कॉलेज लाइफ में, युवा अवस्था में अगर आप मार्क्सवादी नहीं हुए, आप विद्रोही नहीं हुए, तो मतलब आपने सही से पढ़ाई नहीं की है। इस टाइम पे आपके दिमाग में एक विद्रोह पैदा होना चाहिए, व्यवस्था के खिलाफ, कुरीतियों के खिलाफ, शोषण के खिलाफ। आप में एक आग होनी चाहिए कि बदल के रख दूंगा, सही कर दूंगा, ठीक कर दूंगा। समझ रहे हो। तो यूनिवर्सिटीज, हाँ, तो सपोर्ट मिलता है उसके लिए जब आप आगे आओगे तब। तो यूनिवर्सिटी कॉलेज में क्या होता है कि लोग, बच्चे बड़े विद्रोही प्रकृति होते हैं। यहाँ नहीं रहते, यहाँ मतलब आपकी जो विद्रोह की आग है वो दबा दी गई, पानी डाल दिया गया उस पर, आग बुझा दी गई। तो बेटा वो चिंगारी जलती रहनी चाहिए, फिर से उसको आप सही मटेरियल मिलेगा तो आग लग जाएगी। देखो ऐसा कुछ नहीं, सब जगह यही होता है। कुछ लोग होते हैं जो प्रो चेंज होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो चेंज के खिलाफ होते हैं। जैसे एसएससी का ही आंदोलन चल रहा है ना, अभी आप देखोगे कुछ टीचर्स ही आरोप लगा कि सरकार के पक्षधर हैं, आंदोलन नहीं चाहते। कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो चाहते हैं। तो ये सब जगह होता है, ठीक है। हाँ, संख्या जुटानी है आपको, नंबर जुटाने। क्या टारगेट हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा क्या कर लेंगे लोग, ऐसा कुछ नहीं है। प्रैक्टिकल में नंबर देना मस्ट है, ये भी जान लो, सीक्रेट है, रिवील कर रहा हूं मैं, कि कोई टीचर प्रैक्टिकल में फेल नहीं कर सकता। कम देंगे लेकिन इतना भी कम नहीं दे सकते। अगर इतना कम देते हैं तो फिर आप अगर आवाज उठाओ। एक बार ऐसा हुआ था, कुछ बच्चे आप ही के क्लास के थे, ठीक है, मुझसे बताया उन्होंने, तो फिर वो मामला ठीक कर दिया गया कि किसी सब्जेक्ट्स में उनको कम नंबर मिले थे। तो बाद में वो चीजें क्लियर हुई कि नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप डर निकाल दो, ठीक है, जो सही है वो सही है, जो सच बात है वो सच बात कहना सीखो, बिना किसी डरे धमके कि मेरा प्रैक्टिकल में नंबर काट लेंगे। तो बोल दो ये हमारे हित में है कि आपके हित में है, ठीक है। आपको अपना हित समझना पड़ेगा ना, आपके हित में क्या है। दूसरा तो कहेगा कि शांत रहो, हर जगह सरकारें तो कहेंगी कि ना भूखे मर रहे हो ना तो मर जाओ, आवाज में उठाओ प्लीज। समस्या, इमेज खराब होती है देश की, तो क्या ऐसा करोगे, बेरोजगारी से मर जाओ, भूखे मर जाओ, करप्शन से मर जाओ, लेकिन आवाज नहीं उठाना। तो जनता मूर्ख है अगर ऐसी मान ले तो फिर तुम्हारे पढ़ने लिखने का क्या फायदा। और वो भी तुम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हो, ड्यूटीज पढ़ रहे हो, गवर्नेंस पढ़ रहे हो, गुड गवर्नेंस पढ़ रहे हो, स्मार्ट गवर्नेंस पढ़ रहे हो, तो क्या एग्जाम पास करने के लिए नहीं, ठीक है। पढ़ाई लिखाई का मतलब यही है कि आप जहां कभी गलत होगा आप आवाज उठाओगे। अब दुनिया में गलत क्यों हो रहा है, क्योंकि लोग आवाज उठाने वाले हैं नहीं। उनको लगता है मेरे साथ थोड़ी ना हो रहा है, उसके साथ हो रहा है, जाने दो, अब एक दिन तुम्हारा नंबर आएगा फिर, ठीक है। सबका नंबर आता है, कहा भी जाता है ना कि सबका दिन आता है, कुत्ते का दिन आता है, ठीक है, हर व्यक्ति का दिन आता है, ठीक है। तो पूंजीवाद वो मॉडल है
जिस व्यवस्था में फ्रीडम पे ज्यादा फोकस किया जाता है, आपको फ्रीडम है, अगर आपके पास कैपेबिलिटी है, क्षमता है, तो आप अकूत संपत्ति बनाओ, सरकार आपको रोकेगी नहीं। बस क्या करेगी, थोड़ा सा टैक्स लगा देगी आपके ऊपर। लेकिन जो प्योर पूंजीवादी लोग हैं ना, वो टैक्स का भी विरोध करते हैं। वो टैक्स का ऐसे विरोध करते हैं, कहते हैं ये टैक्स जो कैपेबल लोग हैं उनके धनों की लूट है, वो टैक्स नहीं देना चाहते। दुनिया में आज सबसे रिच कंट्री वही है जो टैक्स हेवन है, मतलब जहां टैक्स नहीं लगता। हर व्यक्ति दुबई क्यों जाना चाहता है? देखोगे जितने बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं या जितने बड़े बड़े लोग हैं, सब अपना दुबई शिफ्ट होना चाहते हैं, स्विट्जरलैंड शिफ्ट होना चाहते हैं, पनामा शिफ्ट होना चाहते हैं। क्यों? टैक्स हेवन्स, वहां टैक्स नहीं लगता। इंडिया में बहुत ज्यादा टैक्स लगता है। टैक्स का ही नतीजा है कि डोनाल्ड ट्रंप नाराज है इंडिया से। टैक्स का महाराजा बोलते हैं, ये टैक्स का राजा है जो टैक्स लगा देता है बहुत ज्यादा। पब्लिक भी बहुत सारी नाराज है। जो टैक्स पेयर्स है ना, वो नाराज होते हैं जब उनका पैसा जाता है। मान लो कोई 1 करोड़ रुपए कमा रहा है एक साल में, कितना टैक्स देगा वो? 30%। 30 लाख रुपए उसका चला गया, दर्द होगा उसको, समझ रहे हो कि 30 लाख मेरे चले गए ऐसे से। और ऐसे ही 1 करोड़ नहीं, लोग तो हजारों करोड़ कमाते हैं। 30% निकालो, बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा लोग टैक्स पेयर। इसीलिए बहुत सारे जो हमारे जो पूंजीपति लोग हैं ना, वो यहाँ से ड्रेन कर जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। ठीक है, और वो लोग जा रहे, जैसे मान, हालांकि ऐसा नहीं कि सरकार पैसा अपने पास रख लेती है, टैक्स जरूरी भी है। ये जो तुम सड़कें देख रहे हो, फ्री एजुकेशन देख रहे हो, सब्सिडाइज्ड एजुकेशन देख रहे हो, आईआईटीज में या कि बड़े बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एजुकेशन बड़ी सस्ती है। एम्स में देखो, आपका एडमिशन हो जाए तो सस्ते में आपका एमबीबीएस हो जाता है। बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं गवर्नमेंट के, बहुत सारे प्राइमरी एजुकेशन है, गवर्नमेंट मिडिल एजुकेशन है। कैसे दे पा रही सरकार? उसी टैक्स पेयर्स के पैसे से। तो टैक्स भी लेना जरूरी है ना। बिजली मिल रही है आपको 24 घंटे बढ़िया, पानी मिल रहा है, रोड मिल रही है बढ़िया, ये व्यवस्था कहां से बनेगी? उसी टैक्स पेयर से। ठीक है, तो इंडिया के सामने चुनौती ये थी जब देश आजाद हुआ कि कैसा मॉडल हम अपनाएं, पूंजीवादी कि साम्यवादी। समझ रहे हो, नेहरू जी उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे, उनके सामने चुनौती थी कैसा मॉडल अपनाएं, कौन से राह पे चले। एक रास्ता था ये, अब एक रास्ता था ये, किस राह पे चले, किस राह पे चलोगे? तो नेहरू ने कहा कि कुछ मामलों में हम उस राह पे चलेंगे, कुछ मामलों में हम उस राह पे चलेंगे, दोनों मॉडल अपनाएंगे, दोनों मॉडल अपनाएंगे। कुछ मामलों में हम देखेंगे साम्यवादी चीजें, सोशलिस्ट चीजें, और कुछ मामलों में हम देखेंगे कैपिटलिस्ट चीजें। जैसे, तो भारत में कैपिटलिस्ट का मतलब यह है कि आपको व्यापार करने की, ट्रेड करने की खुली आजादी, रोक टोक नहीं होगी। एक टाइम पे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस था, लाइसेंस राज था। भारत में क्या था? लाइसेंस राज, मतलब हर चीज के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता था। बड़ी जनता त्रस्त हो गई थी। आज जब लाइसेंस लेने जाओगे तो क्या होगा? भ्रष्टाचार होगा। क्यों? वो जो अधिकारी वहां बैठा है वो आपको ऐसे लाइसेंस देगा नहीं, वो कहेगा पहले मेरी पॉकेट गर्म करो आप, या कि आप घूमते रहो 2 4 10 दिन। जब तो इसीलिए सरकार ने चाहा कि हम अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देंगे। एक रैंक आती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, कि भारत में व्यापार करना कितना आसान है। पहले बहुत मुश्किल था, आप एक दुकान का भी रजिस्ट्रेशन करवाने जाओगे बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अब चीजें ठीक हो रही। तो पूंजीवादी देशों में व्यापार को, ट्रेड को, फ्रीडम को बढ़ावा मिलता है। साम्यवादी देशों में इक्वलिटी को बढ़ावा मिलता है। क्या होता है वहां पे? समानता, कि कोई इतना अमीर न होने पाए किसी व्यक्ति को खरीद ले, कोई इतना गरीब न होने पाए कि अपने आप को बेच दे। ठीक है, वो ज्यादातर फोकस करते हैं कि सबको प्रॉपर एजुकेशन मिल जाए, हेल्थ मिल जाए, फूड भोजन मिल जाए। चाइना इसीलिए अपने आप को कहता है कि हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, क्योंकि हमने गरीबी खत्म कर दी है। हमारे देश में कोई गरीब नहीं है। वो कहता है कि असली लोकतंत्र वो जहां लोग गरीबी से मुक्त हो जाएं, जहां लोग बेरोजगारी से मुक्त हो जाएं। फ्रीडम फ्रॉम बेसिक नेसेसिटीज, मतलब दिन प्रतिदिन की जरूरतों से उनको आजादी मिल जाए। कौन सी आजादी आपको चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, हेल्थ की झंझट आपके घर खत्म हो जाए। तो असली आजादी ये है कि बस कहने के लिए कि आप एक स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, जाइए नारा लगाइए। कैसी आजादी चाहिए आप? तो वो कहते हैं कि असली लोकतंत्र तो हम हैं, हमने इनको बेसिक नेसेसिटीज, इनकी बेसिक जरूरतों से इनको आजादी दी है। हमारे यहाँ कोई भूखा नहीं मरता,
हमारे यहाँ कोई बेरोजगारी से नहीं मरता, हमारे यहाँ कोई अशिक्षा और कोई स्वास्थ्य की कमी से नहीं मरता, लेकिन उनका पॉलिटिकल मॉडल दूसरा है। उनके यहाँ चुनाव नहीं होते ऐसे जैसे इंडिया में होते हैं। हमारे यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है, हम लोग वो सिंगल पार्टी सिस्टम है, वहां एक ही पार्टी है। और कौन सी पार्टी? साम्यवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, सीपीसी, ठीक है। और हमारे यहाँ क्या है? 3000 दल हैं, दलों का दलदल है। किस दल में है आप पता नहीं है, आज इस दल से निकले उस दल में गए, दलदल में फंसे हैं। अभी चुनाव आयोग ने, मैं आपको टेलीग्राम पे भेजा था, लगभग 700-800 पार्टियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया है। फिर भी 3-4 हजार पार्टी हैं और सब चुनाव लड़ती हैं, समझ रहे हो। यूपी में ही आप पता लगाओगे तो 100 से ऊपर राजनीतिक दल हैं जो चुनाव लड़ते हैं। आपने बस 2-4 का नाम सुना होगा कि सपा, बसपा, बीजेपी, कांग्रेस है, बहुत सारे छोटे छोटे भी हैं। अगर आपका मन कर रहा है आप अपनी पार्टी बना लो। कोई भी नेता नाराज होता है किसी पार्टी से, अपनी पार्टी शुरू। हाँ, तो वो तो होता ही है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा लिखो, इसमें लिखो पूंजीवाद, हेडिंग डालो कैपिटलिज्म। ये तो मैंने लिखाया भी था, मुझे याद है, पूंजीवाद की डिफिनीशन है ना। अब पूंजीवाद की विशेषताएं, वो भी हो गया था, ठीक है। अब लिखिए लिबरल डेमोक्रेसी, उदार लोकतंत्र क्या होता है, हम तो ये समझेंगे। उदार लोकतंत्र, लिबरल डेमोक्रेसी लिखिए इसमें। उदार लोकतंत्र एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है, लिबरल डेमोक्रेसी एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें जनता को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के माध्यम से, जिसमें जनता को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के माध्यम से सरकार चुनने का अधिकार होता है। कैसे? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के माध्यम से, स्वतंत्र और निष्पक्ष। जैसे अभी आपने सुना होगा कि चुनाव आयोग पे बहुत सारे आरोप लग रहे हैं वोट चोरी का, मतलब निष्पक्षता शंका के दायरे में आ गई है, किसकी? चुनाव आयोग की, समझ रहे हो। अभी सरकार ने पार्लियामेंट में 130वां संविधान संशोधन बिल लेके भी आई है। क्या है वह कानून? अगर ये कानून बन गया, ये अभी क्या है? अभी ये बिल है। बिल से बनता है क्या? एक्ट। क्या प्रोसेस है? बिल टू एक्ट। दोनों सदनों से पारित होने के बाद अगर राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो गया उसका, तो वो एक्ट हो जाता है। प्रोसेस ये है कि बोथ द हाउसेस, कौन कौन से हाउसेस, हाँ, से पास हो जाए और फिर प्रेसिडेंट का साइन हो जाए, तब क्या होता है? कानून बन जाता है। तो है क्या ये? क्या बनाना चाहती है सरकार 130वें संविधान संशोधन के माध्यम से? पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों को बहुत जागरूक होना चाहिए कि हर दिन क्या हो रहा है संसद में, आज क्या हुआ, कल क्या होगा, सरकार किस पे विचार कर रही है, कौन सा कानून आने वाला है, सरकार का अगला प्लानिंग क्या है। हाँ बताइए। ये पीएम सीएम के लिए है विशेष, कि किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री, सीएम या देश का प्रधानमंत्री अगर 30 दिनों तक लगातार जेल में है तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, ठीक है। अभी तक ऐसा नहीं था, अभी तक पता चला सीएम साहब जेल में हैं, लेकिन वो जेल में भी सीएम ही है, समझ रहे हो। तो जेल में किसकी चलेगी? कैदी की, जेलर की? कैदी के रूप में सीएम है और सीएम ही है, अभी वो पद से हटे नहीं है। तो जेलर साहब को कहेंगे कि जेलर साहब मेरा पैर दबाइए, आज पैर में बहुत दर्द है, तो जेलर मना करेगा कि तुम कैदी हो और मुझे पैर दबाने के लिए बोल रहे हो? वो दबाने लग जाएगा, वो दबाने लग जाएगा, क्योंकि वो सीएम है। बाहर नहीं, अंदर से उसको बाहर कर देंगे वो, क्योंकि वो सीएम है कि बेटा तुम जेल के, इस जेल के लायक नहीं हो, तुम दूसरी जेल में तुम्हारा ट्रांसफर कर रहे हैं, और ट्रांसफर कर देंगे तुम्हारा ऐसी जगह कि तुम परेशान हो जाओगे।
तो ऐसे लोग, अभी हुआ था ना केजरीवाल जेल में थे, केजरीवाल के कई सारे मंत्री जेल में थे, लेकिन उनको ट्रीटमेंट ऐसा मिल रहा था कि वो 5 स्टार होटल में है, 5 स्टार होटल में है, कि मसाज हो रही है, खाना आ रहा है, मौज काट रहे हैं। यस, हाँ, वो राजनीतिक कैदी होते हैं, समझ रहे हो, राजनीतिक कैदी। आज से नहीं, आजादी के समय से ही भारतीयों को यानी नेताओं को अलग ट्रीटमेंट मिलता है जेलों में। जेल अलग नहीं होता, उनके लिए कमरे, सेल अलग बने होते हैं। और यहाँ तक कि बहुत सारे पूंजीपति और माफिया लोग भी जो जेल में जाते हैं, उनका ट्रीटमेंट सामान्य कैदी की तुलना में अलग होता है। हाँ, अभी बात करेंगे उस पर, ठीक है। तो जैसे आपने सुना होगा सुब्रत राय, सहारा श्री, सहारा इंडिया का मालिक, सहारा कंपनी का नाम सुना है, बहुत सारे लोगों का पैसा डूबा हुआ इसमें, है ना, क्या पता आपके घर वाले भी लगाए हों उसमें, कि सहारा में करवा लिए थे, और वो क्या हुआ कि वो कंपनी फ्रॉडिया निकल गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इसको जेल में रखो। सेबी ने उसकी सारी प्रॉपर्टी को जब्त कर ली। हालांकि अभी तक लोगों को पैसा मिला नहीं है, लोगों को बहुत पैसा लगा हुआ है, लोगों को, खासकर गरीब लोगों का, लोग परेशान हैं। बहुत सारे लोगों ने तो अपने जीवन भर की सारी कमाई उसमें लगा दी थी और वो कहीं के नहीं रहे। तो सुब्रत राय जेल में बंद थे, जेल में बंद रहते रहते ही मर भी गए। लेकिन उनके ऊपर, जिस जेल में बंद थे वो दिल्ली में, सेंट्रल जेल में, उस जेल के जो हेड जेलर थे, बाद में उन्होंने एक किताब लिखी और उन्होंने बताया कि क्या क्या फैसिलिटीज उनको मिलती थी। सारी फैसिलिटी, 5 स्टार होटल जैसी, उनको अलग केबिन मिला हुआ था, कमरा, उनके अटेंडेंट भी थे वहां पे काम करने वाली, उनकी पीए, 2-3 महिला पीए थी उनकी, वो सब काम करती थी, पर्सनल असिस्टेंट, उनको अलग व्यवस्था, ट्रीटमेंट, समझ रहे हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने कह रखा था कि हम ट्रेड कर रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी बेच के ही जनता को पैसा मिलेगा। तो उनकी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए सरकार ने उनको एक अलग केबिन दी थी, व्यवस्था दी थी प्रॉपर, और बहुत सारे बाहर विदेशों के लोग आते थे, मिलते उनसे थे, डील करने। तो वो सारी अय्यासी, यस, बिकॉज वी आर द लिबरल डेमोक्रेसी, ठीक है, हम एक लोकतांत्रिक, उदार लोकतांत्रिक देश में हैं, समझ रहे हो, ना कि हम चाइना में हैं, ना कि रसिया में हैं। यस, होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कि नॉर्थ कोरिया में कईयों बार ऐसा हुआ है कि अगर आपने डिसिप्लिन को भी भंग किया तो आपकी जान जाएगी। एक पार्लियामेंटेरियन था, पार्लियामेंट में बैठ के जो हाई ले रहा था, नींद आ गई थी उसको, तोप लगा के उसको भुंजवाया उसको, यस, कि दोबारा ऐसा मत करना, मर गए वो। एक बार किसी मिलिट्री जर्नल ने किसी के कान में कुछ बात कर ली थी, उसको मरवाओ, ये राजा खिलाफ मतलब साजिश कर रहा है, ये कान में कैसे बात कर लिया है, कोई बात कान में नहीं होगी, बात खुलेआम होगी। हर घर में वो ऑडियो लगे हुए हैं डिटेक्ट करने वाले कि आप क्या बात कर रहे हो। छोटा देश है, बहुत विकसित नहीं है, बहुत समस्या है। नहीं तो हमारे यहाँ होना भी नहीं चाहिए, ये कोई अच्छी चीज नहीं है, ठीक है। ऐसी कोई व्यवस्था जो तानाशाही पूर्ण हो, वो खराब है, होनी नहीं चाहिए, ठीक है। उदारवादी लोकतंत्र का मतलब है कि आपको फ्रीडम मिलेगी, आजादी मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं कि एब्सोल्यूट हो जाएगी वो। आपको आजादी है, जैसे राइट टू फ्री स्पीच, आर्टिकल 19, लिखने बोलने का, डांस करने का, मूवी बनाने का सबको अधिकार है आपको, लेकिन आप ऐसी चीजें नहीं करोगे जो दूसरों की भावनाओं को, दूसरे की आस्था को ठेस पहुंचाए। कि पता चला आपको बोल दो बोलने का अधिकार है तो हम गरियाएंगे, अब जम के गरियाएंगे, माइक से गरियाएंगे, नहीं कर सकते आप। ऐसी सिनेमा, ऐसी मूवी बना दो, सेंसर बोर्ड का काम वही होता है कि उस पर कट लगाना, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाना, समझ रहे हो। तो वो सब देखते हैं, बहुत सारी मूवीज को रेटिंग मिलती है, जैसे आपने देखा होगा, ए है, ये प्लस बी है, एडल्ट मूवी है ये, इसको सिर्फ जवान लोग देख सकते हैं, बच्चे नहीं देख सकते, फैमिली के साथ देख सकते हैं, ये कौन देता है? सेंसर बोर्ड, ठीक है।
वो सारी चीजें। तो क्या लिखा आपने? उदार लोकतंत्र में कुछ लिखा, जहां सरकार चुनने का अधिकार होता है तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता और मानवाधिकारों की गारंटी दी जाती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता और मानवाधिकारों की गारंटी है। घर से आप आए हो, किसी प्रकार का डर है आपको कि कहीं मर ना जाए? क्या डर है? ये भरोसा कहां से आया है? ये डर क्यों नहीं है आपको? ये किसके ऊपर भरोसा करके आते हो आप? कौन है जो आपको इतना भरोसा दे रहा है कि देखो ये सब इस सामने मुंह करके बैठी हुई हैं, पीछे वाला कहीं चाकू को मार दिया तो? मार भी सकता है। तो इतना भरोसा आता कैसे है? रूल ऑफ लॉ से, क्योंकि आपका भरोसा सरकार पे है। ये आपको भरोसा है कि अगर मेरे साथ कुछ गलत होगा तो सरकार खड़ी होगी और दंड देगी। हाँ, तो यही तो कानून का फेलियर है, होना नहीं चाहिए ऐसा। देखो, भारत में जो पनिशमेंट का सिस्टम है ना, जुडिशियल सिस्टम है, वो रिफॉर्मेटिव है। रिफॉर्मेटिव मीन्स लोगों को सुधरने का मौका। वो जेल नहीं है, उसका मतलब है सुधार गृह। जेल का हिंदी में क्या नाम है? सुधार गृह। ठीक है, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत का कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे यहाँ, क्योंकि वी आर द लिबरल डेमोक्रेसी। समझ रहे हो? क्राइम होता है, क्राइम होता है बच्चा। क्राइम का सोल्यूशन ये नहीं है कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। तो हम लोकतंत्र नहीं रह जाएंगे ना फिर। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को सुधरने का मौका मिलना चाहिए। यस यस यस, यू आर राइट। कुछ लोग, समाज का एक बड़ा सेक्शन ये डिमांड करता है कि कड़ी से कड़ी सजा लगा दो, है ना? तो देखो, सरकार ने किया भी, अभी सरकार ने किया एक पोक्सो एक्ट जो था, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस, बच्चों को बचाने के लिए सेक्सुअल ऑफेंसेस से, उसमें सरकार ने पहले था कि 10 साल की सजा होगी। अब बोला कि अगर 16 साल के कम उम्र के किसी बच्चे के साथ अगर रेप होता है तो उसके साथ फांसी होगी उसको। ठीक है, फांसी होगी। तो अब क्या कर रहा है वो रेपिस्ट, वो अधिकारी, क्रिमिनल, रेप भी करने के साथ मर्डर भी कर दे रहा है कि बचने ना पाए। अगर बच गई तो मुझे फांसी होनी है, अब ये मर गई तो मैं बच सकता हूं। अब फांसी से बड़ी सजा तो कोई है नहीं। जैसे नो 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 नो, फिर उसमें गड़बड़ हो जाएगा। समझ रहे हो? जैसे कुछ सरकारों ने अभी बुलडोजर जस्टिस शुरू किया कि जिसने अपराध किया उसका घर गिरा दो। क्या ये भी सही है? अगर अपराध आपने किया है तो सजा पूरी फैमिली को क्यों? और दूसरी बात ये कि क्या पता आपने अपराध ना किया हो, आपको फंसाया गया हो, लेकिन इसके चक्कर में आपको तो घर गिर गया। दोनों खतरनाक है। तत्काल जस्टिस भी बिना सोचे समझे, और एक लंबा प्रोसेस जो लगता है, डिले हो जाता है जस्टिस में। जस्टिस को एक समय सीमा के अंदर डिलीवर किया जाए। ये जो अपराधी आ रहे हैं कहां से आ रहे हैं? कोई आपका भाई होगा, कोई आपका रिश्तेदार होगा, कोई आपका चाचा होगा, कोई दादा होगा, है ना? वो इसी समाज, स्कूल, कॉलेज से आ रहे हैं। तो सबसे बड़ा जिम्मेदार सरकार नहीं है। देखो, सरकार कानून बना के कभी अपराध को नहीं रोक सकती। कितना कानून नहीं बना हुआ है, किसके लिए नहीं बना हुआ है? कड़े से कड़ा कानून बना हुआ है, लेकिन क्या अपराध रुक रहे हैं? नहीं रुक रहे हैं। क्यों नहीं रुक रहे? समाज ही ऐसा है। समाज ही ऐसा है, तो समाज को अपने अंदर रिफॉर्म करने पड़ेंगे। पहले होता था कि बहुत सारे समाज सुधारक पैदा होते थे, अब समाज सुधारक नहीं, समाज बिगाड़क पैदा होते हैं, बिगाड़ने वाले ज्यादा। सरकार का काम इतना है कि बस कानून बनाएगी, व्यवस्था बनी रहे। अब सरकार, हालांकि सरकार का काम यह है कि सोशल रिफॉर्म्स लेके आए,
लेकिन सरकार पहले कानूनी रिफॉर्म्स लाएगी तब सामाजिक रिफॉर्म्स लाएगी। समझो, संविधान निर्माताओं ने, बहुत सारे लोगों ने यही कहा था कि अभी सरकार कानून बना दे पहले, क्योंकि बहुत सारी बुराइयां ऐसी हैं ना जिसको समाज छोड़ना नहीं चाहता, समाज लेके चलना चाहता है उन बुराइयों को, अपने धर्म के नाम पे, संस्कृति के नाम पे, कल्चर के नाम पे ढोते रहता है। लेकिन सरकार का ये काम है कि कानूनी रूप से उसको क्या करें, पहले हम इलीगल ठहराएं। ठीक है, जैसे सती प्रथा, बहुविवाह, बहुपत्नी प्रथा, बाल विवाह, ये सारी चीजें बुराइयां थी। ठीक है, अंग्रेजों ने बड़ी भूमिका निभाई है, अंग्रेजों का ये बहुत बड़ा रोल है, ये समझ लो। लेकिन अंग्रेज उस टाइम पे कर भी क्यों पाए, क्योंकि कुछ लोग उनका भारतीय समाज से ही साथ दे रहे थे। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ये जितने भी बड़े सामाजिक सुधारक थे, वरना आज भी महिलाएं पति के साथ जिंदा जल रही होती और समाज उसको कहता कि देखो सती है, सती मैया सती हो गई। ठीक है, धर्म कोई भी हो, वर्ग कोई भी हो, देश कोई भी हो, झेला महिलाओं को ही पड़ेगा। ठीक है, हर धर्मों में। लेकिन अभी देखो 3 तलाक को बैन की सरकार ने, बहुत सारे इस्लाम धर्म के लोग ही उसका विरोध करने लगे, ये मेरे धर्म में इंटरफेयर है, नहीं कर सकते। तो समाज अपने कुरीतियों को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन सरकार, देखो 2 चीजें होती हैं, एक तो आपके अपने संवैधानिक अधिकार और एक आपके धार्मिक अधिकार। लेकिन संवैधानिक अधिकार हमेशा प्रिवेल करता है, अपर होता है धार्मिक अधिकार की तुलना में। अगर कोई भी ऐसा धार्मिक अधिकार है जो आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो वो धार्मिक अधिकार खत्म कर दिया जाएगा, नल एंड वाइड कर दिया जाएगा। जैसे केरला में एक मंदिर था जिसका नाम है लॉर्ड अयप्पा का मंदिर, टेम्पल लॉर्ड अयप्पा का। वहां पे महिलाओं की एंट्री बैन थी, समझ रहे हो, महिलाओं की एंट्री क्या थी, बैन, नहीं जा सकती महिलाएं एक विशेष उम्र की 13-14 साल से 39-40 तक, जब तक उनका पीरियड्स का टाइम होता है। वो मानते थे कि ये महिलाएं अपवित्र हैं, लगातार वो हो ना हो तब भी मान लेते थे। कुछ महिलाएं उसके खिलाफ कहाँ गई, कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस इज द वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 14, ये आपके समानता के अधिकार का उल्लंघन है कि पुरुष जा रहा है और महिला करे ना जाएगी, ये तो अपवित्र है। सरकार को आदेश दिया कोर्ट ने कि राइट टू इक्वलिटी को, आर्टिकल 14 को, इनको आप लोग जस्टिस दिलाइए, इनकी एंट्री करवाइए। नहीं जा पाई वहां भी, बच्चा वहां भी नहीं जा पाई। सुनो पहले, पूरा पुलिस लगा दी गई कि आज महिलाएं दर्शन करने जाएंगी। पुरुष समाज विरोध में आ गया, जो एक वर्ग था पुजारी वर्ग विरोध में आ गया कि नहीं नहीं, ये तो मंदिर की आस्था का विषय है, ये हमारी कल्चर को खत्म करने वाले लोग हैं। महिलाओं को घुसने नहीं दिए। अयप्पा की, लॉर्ड अयप्पा, समझ रहे हो, भगवान विष्णु है समझो, ऐसा मानो, केरल में कुछ और लोग बोलते हैं। तो ऐसे कई सारी जगह हैं जहां संवैधानिक आपके मूल अधिकारों को कम तरजीह दी जाती थी, नहीं गए। तो कोर्ट ने बाद में डांट लगाई गृह मंत्री को बुला के, गृह मंत्री को, अमित शाह, कि कैसे गृह मंत्री हो तुम, क्योंकि कोर्ट का आदेश कानून होता है, ये जान लो। कानून किस तरीके से बनते हैं, एक तो कानून बनते हैं पार्लियामेंट से, संसद से, ठीक है, दोनों सदनों से पास होके। एक कानून बनता है अध्यादेश से, ठीक है, अध्यादेश जानते हो। एक कानून बनता है कोर्ट के आदेश से, ठीक है। ये कोई पूछा, इंटरव्यू में कई बार पूछा गया है कि कानून बनाने कैसे, किस टाइप से बनते हैं, तो आपको ज्यादातर लगेगा कि संसद तो बनाती है, नहीं, कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश कानून माने जाते हैं, समझ रहे हो। और फिर ये पार्लियामेंट की जिम्मेदारी होती है कि अगर कोर्ट ने कोई आदेश दिया है तो संसद उस पर प्रस्ताव पारित कर दे, समझ रहे हो। तो कईयों बार ऐसे होता है कि कोर्ट के केसेस को भी सरकार इंप्लीमेंट नहीं करा पाती। इसी मामले में ऐसा हुआ। अमित शाह से जब गृह मंत्री ने जब पूछा कि आप तो बड़े मजबूत गृह मंत्री हो, लेकिन आपने कोर्ट के आदेश को लागू नहीं करवा पाए, तो अमित शाह ने हाथ खड़े करते हुए बोले कि आप ऐसे जस्टिस मत दिया करिए, ऐसे आदेश मत दिया करिए जो हम लागू ना करवा पाए। तो बोले मतलब ऐसे आदेश देंगे जो तुम लागू करवा पाओ, ऐसे कैसे हो सकता। मतलब उन्होंने ये कहा कि हम सामाजिक अधिकारों को, धार्मिक अधिकारों को ज्यादा वरीयता देते हैं बजाय कि संवैधानिक अधिकारों को, जबकि संवैधानिक अधिकार सबसे ऊपर है।
संविधान में दिए गए अधिकार सुप्रीम है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, कि कोई कह दे कि हमारे धर्म में तो ऐसा होता है, धार्मिक अधिकार तुम्हारे गए भाड़ में बाद में। ठीक है, सबसे पहले क्या, संवैधानिक अधिकार, जितने भी मूल अधिकार हैं वो प्रोटेक्ट होने चाहिए। ठीक है, तो आगे लिखो, क्या लिखेंगे, उदार लोकतंत्र की विशेषताएं। नंबर 1, जनप्रतिनिधित्व। जनप्रतिनिधित्व, सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। लेकिन ये समझ लेना, सिर्फ जनप्रतिनिधित्व ही नहीं है लोकतंत्र। ठीक है, चुनाव हो जाना ही लोकतंत्र नहीं है, चुनाव तो हो ही रहा है लगातार, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्या है, लोकतंत्र है। ठीक है, और वो भी नियमित चुनाव हो जाना भी लोकतंत्र नहीं है, हर 5 साल में चुनाव करवा लेते हैं। क्या होना चाहिए लोकतंत्र के लिए, सबसे बड़ी शर्त है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद होना चाहिए। संविधान नहीं, संविधानवाद। संविधान तो सब देश में है, चाइना का भी संविधान है, नॉर्थ कोरिया का भी संविधान है, लेकिन संविधान होना का मतलब ये नहीं होता कि वो क्या है, लोकतंत्र है। क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जो आपने पहले पढ़ा है होता क्या है। मेन बात की जाती है उसमें अधिकारों। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए दूसरा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, धर्म, संगठन, आवागमन की स्वतंत्रता होनी चाहिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता में आगे लिखो, अभिव्यक्ति, धर्म, संगठन, आवागमन की स्वतंत्रता होनी चाहिए। नंबर 3, रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। अभी किसका शासन चल रहा है, मोदी का शासन है कि बीजेपी का शासन है? किसका शासन है मेरे प्यारे बच्चों, बताइए। पीछे, हाँ, त्रिमूर्तियां, बताएं किसका शासन चल रहा है देश में? बोलो जल्दी जल्दी बोलो, इतना क्या सोचना। किसका शासन है देश में भी? कानून का, वेरी गुड, कानून का शासन है। किसी एक व्यक्ति का नाम मत लेना, किसी एक पार्टी का नाम मत लेना कि मोदी का शासन चल रहा है कि बीजेपी का शासन चल रहा है। उन सब से ऊपर क्या है, कानून, संविधान, संविधान सुप्रीम। ठीक है, पार्टियां कोई आए, व्यक्ति कोई आए, शासन किसका होता है, कानून का ही होता है। वो तो सिर्फ माध्यम है, काम करने वाले लोग हैं और स्थायी नहीं है, कल चाहोगे बदल दोगे। ठीक है, तो एक्चुअल में ओवरऑल तो जनता का शासन है, ऐसा कह लो। लेकिन कभी कभी ये भी चुनौती आ जाती है कि जनता तो कभी कुछ उठपटांग मांगे भी करती है, समझ रहे हो, क्योंकि भीड़ में उतनी समझ नहीं होती। तो डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र न बनने पाए भीड़ तंत्र, इसके लिए ही संविधान गाइड करता है। संविधान ने क्या बताया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया हुआ है, एक हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, आधारभूत ढांचा है हमारा। जैसे मान लो ये बिल्डिंग है, ठीक है, इस बिल्डिंग में आपको और ऊपर मंजिलें अपनी बढ़ानी है, इसकी 4-5 फ्लोर और कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कहो कि हम इसका स्ट्रक्चर ही बदल दें, हम चाहते हैं कि इसमें कुछ और बदलाव कर दें, स्ट्रक्चर ही बदल दें इसका, वो आप नहीं कर सकते। तो संविधान का जो बेसिक, और वो कौन बताएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर में कोई बदलाव किए बिना आप कुछ भी बदलाव किए रहो। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये क्लियर नहीं है, ये समय समय पर डिसाइड होगा। और कौन डिसाइड करेगा, सुप्रीम कोर्ट, समझ रहे हो। तो एक तरह से ज्यादा पावरफुल हो गई सुप्रीम कोर्ट। संसद को कह दी बेटा तुम खेलो, लेकिन गेंद कहां तक जाएगी, गेंद बाउंड्री पार ना जाने पाए। ठीक है, और तुम्हारी बाउंड्री कहां तक है ये मैं ही डिसाइड करूंगी। ठीक है, ये मैं ही डिसाइड करूंगा। तो ये है बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट। आगे लिखिए, क्या लिखा है, रूल ऑफ लॉ, सभी नागरिक कानून के समक्ष समान है। लेकिन ये सिर्फ कहने की बातें लगती है मुझे कभी कभी। क्या सच में सभी नागरिक समान है? एक कॉमन मैन और एक पूंजीपति व्यक्ति, अभी आपने 2-3
महीने पहले वो घटना देखी होगी कि पोर्स कार से एक कपल को एक बच्चे ने ठोक दिया, नया बच्चा, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या ट्वेल्थ का, क्योंकि जब गाड़ी मिलती है तो फिर बहुत तेज चलाते हैं ना, मजा आ रहा है, और वो ड्रिंक भी किया हुआ था। और शहर के बच्चे तो कुछ ज्यादा एडवांस होते हैं, है ना, गाँव के तो बहुत पिछड़े हैं, चोरी छुपे छुपा के कभी कुछ करते होंगे, गाड़ी वाड़ी तेज चलाते होंगे। रात में एक कपल जा रहा था टहलते हुए, अपनी जॉब खत्म करके, पीछे से गाड़ी उनको रौंदती हुई चली गई, मर गए वहीं पे। यस, ठीक है। अब मामला कोर्ट में गया और कोर्ट ने क्या सजा दी उनको कि बच्चे निबंध लिखो एक। कौन से निबंध? तेज गाड़ी चलाना हानिकारक होता है। बच्चे ने निबंध लिख दिया कि तेज स्पीड में, ओवर स्पीड गाड़ी चलाना बहुत ही खतरनाक है, और बहुत अच्छा निबंध लिख दिया, जज साहब को दिखा दिया, जज साहब बोले बिल्कुल जाओ घर जाओ, अब तेज मत चलाना। दिस इज द जस्टिस। क्या यही न्याय है? तो अब पहली बात, ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि वो किसी सामान्य व्यक्ति का लड़का नहीं है, समझ रहे हो? पहली बात तो जिस गाड़ी से चल रहा है वो गाड़ी ही बता देती है, इंडिकेट करती है कि वो गाड़ी सामान्य आदमियों के पास 2 करोड़ की गाड़ी है, वो 2 करोड़ की, समझ रहे हो? और उनकी जान की कोई वैल्यू नहीं है जो मर गए वो। तो कभी कभी लगता है कि रूल ऑफ लॉ, कानून के समक्ष समानता, ये सब जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास पावर है, इलीट क्लास की बात लगती है। सामान्य आदमी तो थाने में भी मार खा के चलाता है ना, कि FIR लिखाने गए हो। कई बार तो ऐसी घटना हुई है कि कोई महिला गई है, छेड़छाड़ की, रेप की, FIR लिखाने थाने वालों ने कर दिया उसके साथ। ऐसी घटनाएं हुई। वो रेप के खिलाफ आवाज, अपराध लिखाने गई, FIR, थाने में उसका रेप हो गया। ऑनर थाने में ही कईयों बार अपराधी को या कि किसी व्यक्ति को पीट पीट के मार दी। किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप है, पुलिस वाले उठा के ले गए और रात भर इतना पीटे को मर गया। बाद में बोल दिया कि, बाद में बोले हार्ट अटैक से मर गया था। वो जो वैक्सीन लगी है ना कोविड वाली, उसकी वजह से मर रहे हैं सब। अब शासन उन्हीं के हाथ में, प्रशासन उन्हीं के हाथ में, न्याय उन्हीं के हाथ में, किसको कहोगे आप? बहुत सारी चीजें, रिफॉर्म्स की जरूरत है, सुधार की जरूरत है। हाँ, तो ऐसे अपराधी होते हैं जो आदतन अपराधी हो जाते हैं जब उनको सजा नहीं मिलती। तो यहाँ पे जनता का प्रॉब्लम है। देखो ना, आए दिन घटनाएं हो रही हैं, हो रही नहीं हो रही? अभी कुछ दिन पहले कोलकाता में रेप हुआ तो पूरा देश रोड पे आ गया था, लग रहा था कि अब नहीं होना चाहिए इसके बाद। फिर ऐसी कई घटनाएं। तो ये समाज अपने आप में जब तक रिफॉर्म नहीं करेगा तब तक चीजें नहीं हो सकती। आगे लिखिए, शक्तियों का विभाजन सबसे बड़ी बात है। ये लिबरल डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए? सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? पावर का विभाजन हो, सेपरेशन हो। लोकतंत्र, देखो लोकतंत्र तभी तक रह जाएगा जब किसी एक व्यक्ति में ताकत ना हो। पावर का क्या हो? डिसेंट्रलाइजेशन हो, विकेंद्रीकरण हो। क्योंकि अगर एक व्यक्ति में सारी ताकत दे दोगे तो क्या आ जाएगी? तानाशाही। कभी भी उसका मन करेगा कि मेरा कौन ही क्या कर लेगा, समझ रहे हो? तो इसीलिए लोकतांत्रिक मूल्यों में ये सबसे बड़ी बात है कि पावर का क्या हो? विभाजन हो, सेपरेशन हो। भारत में किसके किसके बीच विभाजन है? सरकार माने क्या? बताइए, सरकार माने क्या? ठीक है, मतलब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये क्या है? सरकार के अंग हैं। इन्हीं तीनों में विभाजन है पावर का। लेकिन आपको एक्चुअल में दिखता कौन है सब जगह? आपका वास्ता डे बाई डे में किससे होता है? बोलो। ये पुलिस के लोग, सेना के लोग, प्रशासन के लोग, ये कौन है? किस भाग, किस अंग के पार्ट हैं ये? बोलिए। कितने लोग कह रहे हैं कि ये न्यायपालिका वाले हैं?
जिनसे आपका डेली से वास्ता होता है वो कौन सी अंग है, वो सरकार के किस अंग के भाग हैं? जैसे डीएम साहब हो गए, एसपी साहब हो गए, ठीक है, तहसीलदार हो गया, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव पद, किसी भी स्कूल कॉलेज में आप गए हो, वहां का एडमिनिस्ट्रेटिव किस अंग है, वो किस सरकार के किस अंग का पार्ट है? हाँ, कार्यपालिका का। मतलब आपका डेली रूबरू वास्ता किससे होता है? कार्यपालिका से। विधायिका कौन है फिर? हाँ, संसद, वो संस्था जो कानून बनाने का काम कर रही है, नीतियों पे डिस्कशन का काम कर रही है, वो है विधायिका। ठीक, और न्यायपालिका तो आप जानते हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब जुडिशियल भाग हैं उसके। लेकिन ज्यादातर प्रभाव आपको देखने को मिलता है किसका? कार्यपालिका का। और कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो पुलिस ही न्याय करने लगी, पुलिस ही क्या करने लगी? न्याय करने लगी। कि आप गए हो और पुलिस के, अच्छा तुम ही अपराधी हो, मारपीट के बराबर कर दी तुमको, न्याय हो गया। ये क्या है? ये है कार्यों का अतिक्रमण। पुलिस का काम है ही नहीं न्याय करना। आपको लगता होगा कि पुलिस का काम है न्याय करना, न्याय नहीं हो रहा है। पुलिस से कभी न्याय की भीख मत मांगना। पुलिस से कभी मत कहना कि साहब मेरे साथ न्याय करिए, क्योंकि उनका काम है ही नहीं वो। तो काम किसका है? तो पुलिस का क्या काम है? पुलिस का काम है न्याय को लागू करवाना। न्यायपालिका ने जो डिसीजन दे दिया है उसको इंप्लीमेंट करवाना। जैसे मान लो तुम्हारी कोई अपनी जमीन है, ठीक है, उस जमीन पे किसी ने कब्जा करके रखा हुआ है, ठीक है, अवैध कब्जा है तुम्हारी, कब्जा किसी और का है, किस पे? बाहुबल पे, धन बल पे, उसके पास पावर है, अपने 4 गुंडे लगा के कब्जा कर लिया। अब आप न्यायालय में गए, ठीक है, कोर्ट ने आपके पक्ष में फैसला दिया ये जमीन फलाने प्रसाद की है, इनको वापस कराई जाए। अब पुलिस का काम है कि उन गुंडों को भगा के, उस आतिताई को, उस अत्याचारी को भगा के उस गरीब आदमी को उसकी जमीन दिलवाना। समझ रहे हो? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना। पुलिस हर चौराहे पे आपको मिलती है और कुछ भी गलत करते हुए आपको टोकती है, क्यों? ये उसका काम है कि लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था बनी रहे, ठीक है। दंड देना उसका काम नहीं है कि वो आपको दंड दे देंगे। उनका काम है, अगर मान लो कोई अपराध करता भी है तो उसको पकड़ के न्यायालय में ले जाना कि साहब इन्होंने ऐसा किया। अब उसको दंड देना है, छोड़ना है, कितना देना है, कौन डिसाइड करेगा? न्यायपालिका। लेकिन कुछ पद ऐसे हैं भारत में जो कार्यपालिका के भी हैं और न्यायपालिका के भी हैं, जैसे एसडीएम हो गया, डीएम हो गया। आर्टिकल 50 में क्या लिखा हुआ है आशीष? अगर नींद आ रही हो तो बताओ, आर्टिकल 50 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 50 15 नहीं, 50 बोलो। पढ़ के आए हो 3 साल से इतना आप लोगों ने, 50 नहीं पढ़ पाए अभी तक? 50 में लिखा है सेपरेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलगाव। ऐसा क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि अंग्रेजों ने ऐसा मॉडल, ये जो भारत में पूरा मॉडल चल रहा है किसका बनाया हुआ है? अंग्रेजों का बनाया हुआ है। अब अंग्रेजों के पास इतने लोग नहीं थे कि न्यायपालिका के लोग पूरी तरह से अलग हों, कार्यपालिका के लोग अलग हों। लेकिन अलग होना जरूरी क्यों है? संविधान में लिखा हुआ है, जबकि क्योंकि संविधान अंग्रेजों ने नहीं बनाया है, ये व्यवस्था अंग्रेजों ने बनाई है, लेकिन संविधान बाद में भारतीयों ने बनाया है। लेकिन कुछ व्यवस्थाएं अभी भी अंग्रेजों की बनाई हुई चल रही हैं, इसीलिए संविधान निर्माताओं ने लिखा था कि अलग कर दो, सेपरेशन बिटवीन कार्यपालिका और विधायिका। क्यों? ऐसा क्यों? कुछ मामले में जो शोषणकारी संस्था होती है वो कार्यपालिका ही होती है। कभी कभी सरकार ही आपके खिलाफ काम कर रही हो और न्यायपालिका भी सरकार है। मतलब जो अपराधी है वही जज है, जिसने मर्डर किया है वही बाद में फैसला भी करेगा। अच्छा, किसने किया है? आपने किया साहब। तो अलगाव करना है। जैसे कैसे? जो ये 2 पद हैं, एसडीएम और डीएम। एसडीएम मीन्स सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। ये है आदमी कार्यपालिका का, लेकिन काम करता है न्यायपालिका का भी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट कहां से हो गया है? ठीक है, कुछ राज्यों में डीएम और डीसी एक ही है,
चाहे डिप्टी कलेक्टर कह लो, चाहे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कर लो, जबकि ये होना है डीसी है, लेकिन काम करता है डीएम का भी। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? इसका मतलब ये है कि इनकी कोर्ट भी होती है, ये कोर्ट भी चलाते हैं और फैसला भी सुनाते हैं जज की तरह, जबकि ये इनका काम नहीं है। हाँ, कि एसडीएम की कोर्ट से फैसला हुआ है, डीएम की कोर्ट से फैसला हुआ है, वो कलेक्टर, लेकिन वो मजिस्ट्रेट का काम कर रहा है। इसीलिए ये जो पद हैं, इनकी तरफ आम जनता का अट्रैक्शन क्यों होता है? यही सारे माई बाप हैं। अपराधी भी यही हैं, जज भी यही हैं, चोर भी यही हैं, राजा भी यही हैं, है? ठीक है, नो डाउट बहुत सारे लोग अच्छा कर रहे हैं, ऐसा नहीं, कुछ बहुत सारे लोग, लेकिन कमियां हैं। तो मान लो एसडीएम ने ही आपका घर गिराया है, घर गिराने का आदेश कौन देता है? सरकार ने दिया, एसडीएम आके आपका घर गिराया किसी अपराध के मामले में, और आप फिर एसडीएम के खिलाफ गए कोर्ट में, कोर्ट में जज कौन है? एसडीएम ही है, और कह रहे हो कि इसने इलीगल तरीके से मेरा घर गिराया है, तो कहेगा मैं ही फैसला सुना रहा हूं, जज मैं ही हूं यहाँ पे, और तुम मुझे ही कह रहा। अब मतलब उसी को अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। वही बात हुई कि जो आरोपी है, जो मर्डरर है, जो रेपिस्ट है, वही। अब बेटा एक डिवीजन में तो एक ही एसडीएम होता है, समझ रहे हो? तो यही कॉन्फ्लिक्ट है कि सरकार ही कई मामले, सरकार सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जितने केसेस पेंडिंग है ना, उसमें एक पक्ष सरकार है। ज्यादातर लोगों की लड़ाई किससे है? सरकार से है। कोर्ट में मामले कई टाइप के जाते हैं, जैसे मान लो दो व्यक्ति आपस में लड़े, उनका मामला भी जाएगा। कभी कभी सरकार से भी आपकी लड़ाई होती है। किस मामलों में? बहुत सारे मामलों में। जैसे मान लो तुम विश्वविद्यालय के खिलाफ, यूनिवर्सिटी के खिलाफ, कॉलेज के खिलाफ, हॉस्पिटल के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ कोई अपराध केस करते हो, तो वो सरकार के खिलाफ माना जाता है, क्योंकि वो सब सरकार है। सरकार का काम, सरकार मतलब ये नहीं कि बस विधायक, मंत्री, सांसद, हर एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर या पब्लिक जो कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है, वो सब सरकार है। चाहे वो छोटी सी आपके हॉस्पिटल में काम करने वाली नर्स हो और वहां से लेके प्रधानमंत्री तक, वो सब सरकार। तो एक जैसे मान लो किसी हॉस्पिटल में आप गए, डॉक्टर ने आपका गलत ऑपरेशन कर दिया, आपके मर गए, आप कोई पेरेंट्स या कोई आपके जान पहचान वाले, आप किसके ऊपर मुकदमा करोगे? डॉक्टर के ऊपर। और डॉक्टर किसका आदमी है? सरकारी डॉक्टर है, वो सरकार का आदमी है, वो सरकार है। हाँ वो यस यस वो करता है चीजें, ठीक है, तभी तो हर मामले में ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ मामलों में ऐसा होता ही है कि जो फैसला सुनाने वाला है, पता चला आरोप उसी के ऊपर है। तो इसीलिए सेपरेशन की बात की जाती है कि न्यायपालिका पूरी तरह से अलग हो। किससे? विधायिका से, कार्यपालिका से। ठीक है, कभी कभी आपने सुना होगा कि विधायिका भी न्यायपालिका कम कर दी। अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा की पिछले सेशन की बात है, अभी कौन है उत्तर प्रदेश का विधानसभा अध्यक्ष? बताओ जरा। यूपी विधानसभा अध्यक्ष कौन? कुछ नहीं पता तुम लोग? सतीश महाना है। कौन है? सतीश महाना। अब सतीश महाना ने पिछले विधानसभा के सत्र में कुछ अधिकारियों को बुलाया और उनको सजा दिया, उठक बैठक लगाने का, कान पकड़ के। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों किया? क्योंकि उन अधिकारियों के ऊपर आरोप था कि उन्होंने पावर का मिसयूज किया था। एक्चुअल में मामला ये था, सतीश महाना जी आते हैं कहां से? कानपुर से। उस टाइम पे सपा की सरकार थी, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे। बीजेपी के कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे किसी मुद्दे पे, ठीक है, प्रोटेस्ट होता रहता है ना, विरोध। तो वहां पे तैनात ये डीएम, एसपी और बाकी कर्मचारियों ने जम के पीटा था लोगों को, ठीक है, सारी चीजें पीटा था। तो इन लोगों को लग रहा था कि गलत पिटाई हुई है हमारी, गलत मारा गया हमको। अब ये आ गए किसमें? सरकार में, और वो भी बन गए क्या? विधानसभा अध्यक्ष। तो उन्होंने कहा बुलाओ उनको। अब
अपना भी दिन लौट के आ गया है और वो तब तक रिटायर्ड होने के करीब थे, समझ रहे हो। और जबकि ये काम अब वहां उनका नहीं है, वो काम न्यायपालिका का है, न्यायपालिका सजा देगी, आप न्यायालय में जाओ ना। लेकिन एक दिन के लिए न्यायालय बन गए वो, कौन, विधानसभा का सत्र एक दिन के लिए न्यायालय बन गया। और उन सारे अधिकारियों को बुला के माफी मंगवाई उनसे कि बोलो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। उन्होंने कहा हाँ साहब गलती हो गई, माफ कर दे प्लीज, ऐसी गलती नहीं होगी। ये पावर होता है एक पॉलिटिशियन का, समझ रहे हो। इसीलिए कोई भी नेताओं के ऊपर हाथ उठाने से, कोई भी पुलिस अधिकारी हो, कोई कर्मचारी बड़ा अधिकारी हो, सब डरते हैं कि क्या पता कभी अधिकार कभी पावर में आ जाए। और पावर में अगर आ गए तो नाक में दम कर देंगे, कुछ जीने नहीं देंगे, समझ रहे हो। ट्रांसफर जो होते हैं उसमें बड़ी परेशानियां होती हैं, आसान नहीं होता उनके लिए। ठीक है, अशोक खेम का आगे लिखिए, बहुदलीय व्यवस्था। समय हो गया क्या? तो समय तो मेरा ही है, लिखिए बहुदलीय व्यवस्था। अपना टाइम आएगा, है ना, तो अपना टाइम तो चल ही रहा है। देखिए बहुदलीय व्यवस्था में लिखिए, विभिन्न राजनीतिक दलों का अस्तित्व और प्रतिस्पर्धा होती है। विभिन्न राजनीतिक दलों का अस्तित्व और प्रतिस्पर्धा होती है। कहाँ? उदार लोकतंत्र में। ठीक है, उदार लोकतंत्र के बड़े फायदे भी हैं, कुछ चुनौतियां हैं नो डाउट, लेकिन फायदे ज्यादा हैं। जिन देशों ने साम्यवाद का रास्ता अपनाया था वो फेल हो गए, समझ रहे हो। उतना लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाए जितना उदारवादी देशों। अच्छा, आप घूम के मान लो आपका ड्रीम सिटी या ड्रीम कंट्री कौन सी, आप कहाँ जाना चाहते हैं? क्या आप चीन बीजिंग में रहना पसंद करोगे कि न्यूयॉर्क में? क्या आप मॉस्को में रहना पसंद करोगे कि लंदन में? क्यों, क्या वजह है? वजह वही है कि जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वो आपको फ्रीडम देते हैं, आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाते हैं। जैसे दुबई लोग क्यों जाते हैं पता है आपको? दुबई में बहुत फ्रीडम है। सोचो, दुबई एक इस्लामिक कंट्री है, ठीक है, इस्लाम में बहुत सारी चीजें इस्लामिक रूल से चलते हैं, वो डेमोक्रेसी नहीं है। वहां क्या होते हैं, वहां के सुल्तान है, वहां के जो राजा वाजा होते हैं, वही सिस्टम है। लेकिन फिर भी इतना ज्यादा लिबरल है वो, किसके लिए? फॉरेनर्स के लिए, अपने कंट्री वालों के लिए नहीं। वहां का व्यक्ति शराब नहीं पी सकता, लेकिन तुम अगर फॉरेनर हो तुम जाओ पियो, समझ रहे हो। वहां के व्यक्ति, आपने देखा होगा कि इस्लाम में कुछ चीजें बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड होती हैं कि कपड़े कैसे पहनोगे, तुम्हारे बाल भी नहीं दिखने चाहिए। इस्लाम उसमें, ईरान में इसी को लेकर तो आंदोलन चला, समझ रहे हो। ईरान में जो नोबेल पीस प्राइज मिला था उस महिला को, कि उसको मार दिए थे, उसके बाल दिख रहे थे बाहर, समझ रहे हो। लेकिन दुबई में आप जाओ बिकनी पहन के आप नाचो बीच पे, कोई आपको नहीं बोलेगा, बस आप फॉरेनर होने चाहिए, समझ रहे हो। रोनाल्डो अपनी चाल गर्लफ्रेंड के साथ वहीं रहता है, बिना शादी किए हुए बच्चे पैदा किया है। ये इस्लाम में चीजें वैलिड, मतलब ये वैलिड है दुबई में, लेकिन अगर उसी देश के लोग करते हैं तो वो करने ना देते। इसीलिए फॉरेनर्स के लिए जन्नत है, फॉरेनर्स ही जाके वहां रहते हैं, फ्लैट्स खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, बहुत सारी वहीं रह रहे हैं। और सुरक्षा इतनी है, क्योंकि कानून बहुत सख्त है कि आप घर में बिना ताला लगाए घूमाओ पूरा शहर, कोई आपका सामान इधर से उधर नहीं करेगा। आप ऐसे घूमो, आप बड़े बड़े सेलिब्रिटी वहां ऐसे फ्रीली घूम पाते हैं, उनको किसी प्रकार का जान का खतरा नहीं है, समझ रहे हो। यहां तो जिले का एसपी भी जाता है तो 10 गाड़ी लेके जाता है, क्यों? उसको लौट के आना, इसलिए पता चला वो लौट के ही नहीं आया गया तो लोगों ने धर लिया कि तुम कैसे आ गए। ऐसा हुआ था छत्तीसगढ़ में, एक नया एसपी, नया लड़का जब बना, वो बोला कि हम ठीक कर देंगे अभी नक्सलवाद, सब ठीक कर देंगे अभी। वो चले गए अकेले, धर लिए गए, वहां बांध के रखा उन्होंने नक्सलियों ने 1 महीना। सरकार के हाथ पांव फूल गए इसको छुड़ाने में, बहुत मुश्किल होता है। और सरकार छुड़ाना क्यों चाहती है कि एक अधिकारी बनाने में बड़ा खर्चा लगता है, अब बड़ी मेहनत के बाद कोई बंदा बनता है, करोड़ों रुपए सरकार खर्च करती है उसकी ट्रेनिंग से लेकर उसके रिक्रूटमेंट तक, और पता चला ऐसे ही मर जाए, वो नहीं मरने देती। तो कई सारे
नक्सलवादियों को छोड़ना पड़ा, क्योंकि उनकी डिमांड थी ना कि मेरे साथियों को छोड़ो तब इसको छोड़ेंगे। आए थे ठीक करने, इनको ठीक कर दिया मैंने, ठीक है। तो इसीलिए जो डेवलप्ड कंट्री होते हैं वहां प्रधानमंत्री ऐसे घूम रहे होते हैं, ट्रेन में बैठे हुए हैं। इंडिया में क्या पता लौट के ही ना आए, पता चला मोदी जी बिना सुरक्षा के बनारस में आ गए अगर रोड शो करने, तो कहाँ गए, किस गली में थे, पता नहीं चल पाएगा। इसलिए वो पूरे रिक्रूट, पूरे ट्रेनिंग तुम धाम धूम के साथ, एनएसजी कमांडो लगे हुए हैं, सिक्योरिटी है बहुत सारी, समझ रहे हो। तो भारत की ऐसी कंडीशंस है, इसलिए ऐसा है। तो इसीलिए जैसे मैंने आपसे पूछा कि आप कहाँ रहना चाहोगे, न्यूयॉर्क या लंदन में कि मॉस्को या बीजिंग में, तो आप सबने कहा कि न्यूयॉर्क में रहना चाहेंगे या कि लंदन में रहना चाहेंगे, ना कि बीजिंग और मॉस्को में। यस, चाइना में फॉरेनर्स के लिए और ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल है, समझ रहे हो। तुम्हारी एक एक मूवमेंट पे नजर रहेगी, तुम कहां जा रहे हो, तुम्हारी हर एक फुटेज, कौन सा वीडियो बनाए हो चेक कराओ, हर एक मूवमेंट पे तुम्हें हर जगह, और बहुत स्ट्रांग है वो टेक्नोलॉजिकली, कैमरे से हर जगह तुम्हारे ऊपर नजर है, तुम क्या बोल रहे हो, क्या खा रहे हो, कहां जा रहे हो, सब नजर है, कहां से आए हो, कितने दिन रुकोगे, क्यों रुकोगे, ये भी बताओ। तो फॉरेनर्स के लिए इतना ओपन नहीं है, लेकिन जो लिबरल कंट्री हैं वो ओपन है। कैसे कुछ देश होते हैं जो फॉरेनर्स के दम पे ही जिनकी अर्थव्यवस्था चल रही होती है। चाइना आने भी नहीं देता सबको, आने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। हाँ, वो क्योंकि आप जाओगे तो बहुत सारे लोग चाइना की गलत इमेज दिखाने का प्रयास करते हैं। नो डाउट चाइना ने, देखो जब आप कुछ चीजें बदलना चाहते हो ना, तो कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनका विरोध होगा, समझ रहे हो। जैसे चाइना के ऊपर बहुत सारा बड़ा आरोप है, चाइना का एक क्षेत्र है तिब्बत वाला और एक क्षेत्र है उइघुर वाला। तो चाइना ने तिब्बत में बौद्ध धर्म को सप्रेस किया, गौतम बुद्ध उनके अनुयायियों को, दलाई लामा के, क्योंकि दलाई लामा भाग के इंडिया में रहते हैं, उनके अनुयायियों को सप्रेस कर दिया। और चाइना ने उइघुर क्षेत्र में उइघुर मुसलमानों को सप्रेस कर दिया, समझ रहे हो। क्यों? क्योंकि चाइना एक नास्तिक देश है ज्यादातर। चाइना ये मानता है कि ये जो धर्म और है ना, ये लोगों को बर्बाद कर देते हैं, इसीलिए इनकी धार्मिक मान्यताओं को खत्म करो। उइघुर क्षेत्र में कोई इस्लाम में नमाज नहीं पढ़ सकता, जाके मस्जिद तोड़ दी गई, खत्म कर दी। दाढ़ी नहीं रख सकते, क्लीन सेव रखो जैसे चाइनीज होते हैं। अब इस्लाम कहेगा कि दाढ़ी रखना तो मेरा धर्म का पार्ट है, वो कहेगा धर्म का पार्ट होगा तो दूसरे देश में चले जाओ या कि मर जाओ। नो, जितने भी साम्यवादी देश होते हैं वो सब नास्तिक होते हैं, समझ रहे हो, क्योंकि वो मानते हैं कि धर्म विद्रोह का रास्ता सिखाता है। ये जनता एक हो जाती है और एक होकर सरकार को चुनौती दे सकती है, समझ रहे हो। तो धर्म को खत्म कर देना चाहिए, चाइना उस राह पे चलता है। उदारवादी देशों में क्या है, यहां आपको राइट टू रिलीजन का अधिकार है, आर्टिकल 25। यहां जो नाराज हुआ वही अपना संगठन बना लिया कि आज से हमारा छत्री संगठन है, ब्राह्मण संगठन है, बनिया संगठन है, ये फलाना ढकाना सब संगठन है, लगाओ नारे। यहां तक कि प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को गरिया दो, लोग कर रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है। यह है लिबरल डेमोक्रेसी का मामला। चीन में शी जिनपिंग के खिलाफ अल्फाबेट कंपनी का फाउंडर कौन है जरा बताओ। बहुत बड़ा पूंजीपति है वो चीन का, जिसको 3 महीने गायब कर दिया था। जनता ने मान लिया कि मर गए, पूरी दुनिया मान ली कि मर गए वो, लगता है 3 महीने बाद निकाला वो। क्यों 3 महीने गायब क्यों थे? राष्ट्रपति की आलोचना कर दिए थे कि शी जिनपिंग की कुछ नीतियां बुरी हैं, उन्होंने इतना कह दिया। 3 महीने गायब हो गए वो। हाँ, इतना पावरफुल व्यक्ति है वो। 3 महीने की अच्छी खासी सेवा के बाद जब वो बाहर आए तो बोले बहुत अच्छा काम हो रहा है, बेस्ट गवर्नमेंट, वी आर द वर्ल्ड पावर। क्यों? ठीक किया गया उनको। वहां आप सरकार की आलोचना नहीं कर सकते, सरकार के आप आलोचना कर ही नहीं सकते, आप गायब हो जाओगे। लेकिन लिबरल डेमोक्रेसी में आप खुलेआम आलोचना कर सकते हो, राइट आलोचना करने का आपको अधिकार है। आलोचना ही नहीं, आपको आंदोलन करने का अधिकार है। हाँ, आंदोलन कैसा हो? शांतिपूर्ण, पीसफुल। ये नहीं कि आप डंडा और लाठी लेके गए हो आंदोलन करने। हाँ, वो सरकार टाइमिंग देती है ना, हर चीज का उसके पास वो है
कि आपने टाइमिंग नहीं लिया था। जैसे एसएससी वाले बच्चों को क्यों मारा कि 5 बजे तक का ही टाइम था, आपने अनुमति कितने बजे तक ली थी, 5 बजे तक, 6 कैसे बजा दिया आपने, अब तो आपकी पिटाई होगी, भागो यहाँ से। बेटा ये हाँ ऐसा ही होता है। हाँ, तो पीसफुल मूवमेंट के लिए भी आपको क्या लेनी पड़ती है, परमिशन। ठीक है, तो भारत में आप विद्रोह नहीं, आप आंदोलन कर सकते हो, लेकिन शांतिपूर्ण, सशस्त्र नहीं। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दिया था इसी आधार पर, क्योंकि इनको डर था कि विद्रोह कैसा होने वाला है, सशस्त्र, आर्म्ड रिविलियन होने वाली है। ठीक है, आगे लिखो नेक्स्ट, मानवाधिकारों की रक्षा। बैग वैग पैक करोगे आप लोग? अभी तो आज 3 बजे तक है ना क्लास, आज छुट्टी 3 बजे होगी। अच्छा, हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक, लिखिए, मानवाधिकारों की रक्षा, अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों के अधिकार सुरक्षित रखे जाते हैं। अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों के अधिकार सुरक्षित रखे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, उदार लोकतंत्र में समानता और स्वतंत्रता की गारंटी होती है कि नहीं गारंटी? जैसे आपकी किसी भी नोट पे, जैसे एक कागज का टुकड़ा है ना, और आप इसको कह देते हो कि ये 500 का नोट है, क्यों कह देते हो? तो कागज का टुकड़ा ही है। आप अपने भी कागज पे लिख लो 500, क्या कह दोगे कि 500 का नोट है? कि कौन लिया ऐसी गारंटी? यस, किसका साइन है उस पे? गवर्नर ने क्या लिखा है साइन करके? वचन अदा करता हूं मैं। ठीक है, कि मैं, अगर आपके पास वो कागज का टुकड़ा है, तो वो कह रहा है कि अगर ये कागज का टुकड़ा आपके पास है, तो मैं वादा करता हूं आपसे 500 रुपए आपको दूंगा, मतलब इसकी वैल्यू 500 है। तो मैटर करता है कि कौन कह रहा है, गारंटी कौन ले रहा है। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं। अब आगे लिखिए, पूंजीवाद नहीं, हाँ, उदार लोकतंत्र का नकारात्मक पक्ष यह है कि, इसमें लिखो, उदार लोकतंत्र का नकारात्मक पक्ष यह है कि इसमें निर्णय लेने में धीमापन होता है, डिले होता है, डिले। निर्णय लेने में क्या होता है? धीमापन, मतलब सही टाइम से डिसीजन न ले पाना। बच्चों, हम लोगों की क्लास 1 घंटे की हुआ ही करती थी, आप लोगों की क्लास कितने की होती है? 40 मिनट की। उसमें भी टीचर आके 10 मिनट अटेंडेंस लेता है, 5 मिनट बकैती करता है, पढ़ते कितने हो आप? 20 मिनट। लेकिन 1 घंटे हम लोग पढ़ते थे प्रॉपर, 1 घंटे 55 मिनट से कम कोई लेक्चर नहीं होता था। आप वो चीजें अपने अंदर बैठने की क्षमता विकसित करो। ठीक है, लिखो, क्या है? निर्णय लेने में धीमापन, कभी कभी जातीय और सामाजिक राजनीति का प्रभाव भी दिखता है। कभी कभी जातीय और सामाजिक राजनीति का प्रभाव भी दिखता है। ठीक है, अब हेडिंग डालिए, पूंजीवाद और उदार लोकतंत्र का संबंध। क्या रिलेशन है? रिलेशन बिटवीन पूंजीवाद और उदार लोकतंत्र के बीच संबंध, यही रिलेशन बिटवीन कैपिटलिज्म एंड लिबरल डेमोक्रेसी। लिखिए, दोनों ही व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा पर आधारित है। अभी आपने देखा ना, कैपिटलिज्म भी किस पे फोकस करता है? स्वतंत्रता पे। और लोकतंत्र भी, उदार लोकतंत्र भी किस पे? स्वतंत्रता। दोनों ही व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा पर आधारित है। ठीक है, कि आपको फ्रीडम मिलेगी, जो खाओ, पहनो, घूमो, किससे शादी करो, किससे बच्चा पैदा करो, सब की आजादी है। किसमें? उदार लोकतंत्र में। चाइना ने 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दी थी। अगर 2 से ज्यादा बच्चे पैदा हुए तो क्या करोगे भाई? पेनाल्टी भरोगे, पेनाल्टी भरोगे आप, समझ रहे हो? भारत ने कभी थोपा नहीं इंडिया पे, लोगों पे कि कितना करो। भारत ने सुझाव दिया
कि अगर आपके पास बच्चे 2 हों तो 2 बच्चे ही अच्छे, है ना। ऐसा कहा, ये नहीं कि 2 से ज्यादा नहीं कर सकते, जबकि लोगों ने किया है ना। 2 बच्चे ही मीठी खीर, उसके बाद के फिर, है ना। ऐसा कुछ पंचायत में एक डाल होता है। तो ऐसा लोकतंत्र में थोपी नहीं जाती चीजें, क्या की जाती है, सुझाव दिए जाते हैं कि आपका जीवन कैसे अच्छा चलेगा। थोपी भी गई थी इमरजेंसी के दौरान, फिर लोगों ने विरोध किया उसका अपने तरीके से, ठीक है, कि अगर आप कह रहे हो कि नसबंदी करवा लो तो हम अब अपनी नली की बंदी नहीं कराएंगे। खुलेआम लोगों ने पैदा किया और यूपी बिहार को भर दिया, ठीक है। आज इतने ज्यादा लोग वही है इमरजेंसी वाले, ठीक है। उस दौरान जो लोग पैदा हुए उन्होंने ही आगे बढ़ाया, जनसंख्या विस्फोट कर दिया। एक पर्टिकुलर ईयर माना जाता है कि 70 से 80 का दशक ये महाजनसंख्या विस्फोट का दशक है, समझ रहे हो। विस्फोट हुआ है भारत में, जैसे बम का विस्फोट होता है, जनसंख्या का विस्फोट हुआ। आगे लिखो, पूंजीवाद आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्रता देता है, जबकि उदारवादी लोकतंत्र राजनीतिक क्षेत्र में। पूंजीवाद आर्थिक क्षेत्र में, बेटा समस्या हो रही है कि अच्छा तुम्हारी व्याकुलाहट से मैं समझ रहा हूं, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं ठीक है। तुम्हारी व्याकुलता और वो जो निगाहें तुम्हारी उधर की तरफ हैं कि काश मैं भी स्वतंत्र होती और ऐसे जा रही होती। स्वतंत्र होने के लिए भी ना पहले परतंत्र होना पड़ता है ना। जैसे डॉक्टर एस जयशंकर ने कल एक बात कही है, क्या कहा कि आप आजाद या आप शांतिपूर्ण तभी रह पाओगे जब आप युद्ध के लिए तैयार रहो। यस, आपके देश में शांति तभी होगी जब आप युद्ध के लिए तैयार रहो, वरना कोई भी बाहरी देश आपके मामले में इंटरफेयर करेगा, ठीक है। तो आप वैसा आजाद घूम कभी पाओगे जब क्लास में मन मार के बैठोगे, ठीक है। आपको मन करेगा जाऊं बाहर में, क्या खूबसूरत हवाएं हैं, ये फिजाएं हैं, मैं देखूं, लेकिन आपको यहां बैठना है। लिखिए, हाँ, उदारवाद, जबकि उदार लोकतंत्र राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्रता देता है। ये दोनों मिलकर एक ऐसा तंत्र बनाते हैं जहां ये दोनों मिलकर एक ऐसा तंत्र बनाते हैं जहां नागरिकों को आर्थिक अवसर और राजनीतिक अधिकार। बेल बज गई है क्या? अभी तो नहीं बजी, फिर क्यों जा रहे हैं सब? स्वतंत्र नागरिक हैं इसलिए, क्या कहना चाहते, हाँ? नागरिकों को आर्थिक अवसर और राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अवसर और राजनीतिक अधिकार दोनों प्रदान करते हैं। हालांकि पूंजीवाद से उत्पन्न असमानताओं को संतुलित करने के लिए, हाँ बात वही आप लिखिए, हालांकि पूंजीवाद से उत्पन्न असमानताओं को संतुलित करने के लिए लोकतांत्रिक सरकार कल्याणकारी नीति अपनाती है। क्या करती है? वेलफेयर पॉलिसी अपनाती है। जैसे लोगों को 5 किलो गल्ला फ्री में दे देगी कि आप भूखे मर रहे हो, भूखे मत मरना, गल्ला ले लो मुझसे 5 किलो, ठीक है। हाँ, रोजगार नहीं मिल रहा है तो बेरोजगारी भत्ता दे देती है, चलो 500 रुपया बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। अब ये असमानता आती क्यों है? क्योंकि एक तरफ कुछ लोग बहुत ज्यादा कमा लेते हैं, कुछ लोग कमा ही नहीं पाते, तो सरकार कहती है कि जिंदा रखूंगा मैं। चलो